पहला सवाल है, विशाखापट्टनम के केमिकल प्लांट एलजी केमिकल्स में 7 मई 2020 को किस गैस का रिसाव हुआ? तो इसका आंसर है स्टायरीन। तो ये गैस आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में और 7 मई की सुबह करीब 2:30 बजे गैस का रिसाव हुआ और आसपास के इलाके में फैल गया। फैक्ट्री लॉकडाउन के समय बंद थी, लेकिन जब थोड़ा बहुत खुलने का मौका मिला तो वो फैक्ट्री खोलने के लिए वर्कर्स गए थे। तो उसी बीच में जो है ये रिसाव शुरू हो गया और सारा जो गैस है वो आसपास के इलाकों के घरों में घुस गया और उसकी वजह से वहाँ पर अफरा तफरी मच गई और लोग घर से बाहर भागने लगे और कुछ लोगों की मौत हो गई मौके पर ही और कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इनके बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम, एनडीएमए, नेवी और राज्य के अन्य टीमें वहाँ पर काम करना शुरू कर रही हैं। ये कंपनी जो है एलजी पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड की कंपनी है, अमेरिकी कंपनी है एक, और 1961 में इसका प्लांट बना था और उस वक्त इसका नाम है हिंदुस्तान पॉलीमर्स था और 1997 में कोरियाई कंपनी ने इसका अधिग्रहण कर लिया। और बात करते हैं गैस की, तो स्टायरीन गैस एक हाइड्रोकार्बन गैस है। इसका उपयोग प्लास्टिक बर्तन, रबड़, फाइबर ग्लास, सिंथेटिक मार्बल्स को बनाने में उपयोग होता है। प्लास्टिक बर्तन जैसे कई सारी चीज़ें बनाई जाती हैं इससे, और इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है प्लास्टिक को, स्टाइरोल और विनाइल बेंजीन। ये गैस अगर मनुष्य के अंदर पहुंच जाती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सबसे पहले तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर असर पड़ता है। अगर स्टायरीन जो है भाप अगर हवा में मिल जाए तो सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, नाक और गले में जलन होने लगती है, खांसी आने लगती है और फेफड़ों में पानी भरने लगता है। आँखों में जलन, त्वचा में रैशेस आने लगते हैं और कैंसर होने की संभावना हो जाती है, ऐसा वैज्ञानिकों का कहना है। इसका मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का डिप्रेस हो जाना होता है। और स्टायरीन को पीवीसी गैस भी कहते हैं। इस गैस को रोकने के लिए 4 टर्ड ब्यूटाइल के लॉच का छिड़काव किया गया है स्टायरीन गैस के असर को कम करने के लिए, इस गैस को कम करने के लिए। वैज्ञानिकों ने स्टायरीन गैस की खोज कब की थी? इसका आंसर है 1839 में। और आज से 181 साल पहले जर्मन के वैज्ञानिक ने एडवर्ड साइमन ने अपनी रिसर्च के दौरान इस गैस की खोज की थी। ये गैस अमेरिका का एक पेड़ है, स्वीट गम, उसी के राल से वाष्पशील तरल को अलग करने में कामयाबी हासिल की थी और उन्होंने इसे रिसर्च करते करते इसके बारे में ऐसे पदार्थ तक पहुंच गए जो हवा, गर्मी या धूप के संपर्क में आने से वह कठोर रबड़ जैसा बन जाता है और उस वक्त उसे स्टाइलोल नाम दे दिया गया था, जिसको हम अभी स्टायरीन बोलते हैं। और इसका केमिकल फार्मूला है C6H5CH = CH2। और ये गैस कांड को भोपाल गैस कांड से भी जोड़ा जा रहा है। तो 36 साल पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में अमेरिकी कंपनी थी यूनियन कार्बाइड। उस कारखाने में 3 दिसंबर 1984 को 42,000 किलो जहरीली गैस का रिसाव हो गया था और इससे 3500 लोगों की मौत हो गई थी। और उस गैस का नाम मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसको मिक भी बोलते हैं दूसरे नाम से,
और ये गैस कीटनाशक पदार्थ बनाने में काम आता है, जो कीटों के छिड़काव में काम आते हैं खेतों वगैरह में उसमें। तो गाइस, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे एक लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। सवाल है, कोरोना वायरस की वजह से विदेशों में फंसे नागरिकों को लाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया है? इसका आंसर है वंदे मातरम मिशन। और 7 मई से 7 दिनों के लिए ये अभियान चलाया गया है। 12 देशों में जो फंसे भारतीय नागरिक हैं, करीब 1,93,000 लोगों को स्पेशल फ्लाइट के ज़रिए लाया जा रहा है, जैसे अमेरिका से, ब्रिटेन से, बांग्लादेश, बहरीन, कतर, ओमान, यूएई, सऊदी अरब, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर इत्यादि वहाँ से लाया जाएगा। अगला प्रश्न है, इराक में प्रधानमंत्री के तौर पर किसने शपथ ली है जो वहाँ के खुफिया एजेंसी के प्रमुख रह चुके हैं? इसका आंसर है मुस्तफ़ा अल कदीमी। इराक के नेतृत्व का संकट चल रहा था काफ़ी समय से, और इससे पहले वहाँ के प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल महदी थे। उन्होंने वहाँ उस पद से इस्तीफ़ा दे दिया था क्योंकि वहाँ हिंसक प्रदर्शन हो रहा था और इसीलिए उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, और इसके बाद वो पद जो है, प्रधानमंत्री का पद जो है वो खाली था, अब तक खाली था। और अब मुस्तफ़ा 7 मई को मुस्तफ़ा अल कदीमी को नया प्रधानमंत्री चुना गया है। प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी प्रमुख पद से इस्तीफ़ा दे दिया था। अल कदीमी जो है 6ठे प्रधानमंत्री हैं इराक की। और इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। मुद्रा क्या है? इराकी दीनार। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने केंद्रीय निदेशक मंडल में नया निदेशक किसे नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है तरुण बजाज को, और 6 अप्रैल को बनाया गया है इनको। और तरुण बजाज इस वक्त आर्थिक मामले के सचिव हैं और उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार की नियुक्ति समिति ने की है। इन्होंने अतनु चक्रवर्ती का स्थान लिया है, मतलब इससे पहले उस स्थान पर अतनु चक्रवर्ती रह चुके हैं। 88 बैच के हरियाणा कैडर के IAS अधिकारी हैं और इससे पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में एडिशनल सेक्रेटरी पद पर कार्यरत थे उस पर। और इसी समय केंद्रीय निदेशक मंडल में 10 लोग हैं कार्यरत, जिसमें सबसे पहले हैं अशोक गुलाटी, मनीष सब्रवाल, डॉक्टर प्रसन्ना कुमार, दिलीप S संघवी, सतीश काशीनाथ मराठे, प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी और रेवाथी अय्यर, स्वामीनाथन गुरु मूर्ति और तरुण बजाज और देवाशीष पांडा, ये 10 लोग हैं कार्यरत पे। अगला प्रश्न है, विश्व एथलेटिक्स दिवस 2020 कब मनाया गया? इसका आंसर है 7 मई को। यह हर साल इसकी तारीख बदलती रहती है, तो इसीलिए इसे 2020 में कब मनाया गया, अगर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से पूछा जाता है, 2020 में कब मनाया गया, किस तारीख को मनाया गया। तो इसका अनाउंसमेंट जो है AIIF के द्वारा घोषित किया गया है। इसका उद्देश्य लोगों को खेल के बारे में जागरूक करना है और जागरूकता बढ़ाना है, उसके महत्व के बारे में बताना है। तो IAAF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल एसोसिएशन एथलेटिक्स फेडरेशन, तो इसका फुल फॉर्म होता है, तो इनके द्वारा ये घोषित किया गया है। अगला सवाल है, सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 7 मई को। और BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत का जो सीमावर्ती क्षेत्र है वहाँ पर रोड नेटवर्क का निर्माण करते हैं ये लोग, और इसकी स्थापना 7 मई 1960 को हुई थी और 2020 में इसकी 60वां स्थापना दिवस मनाई गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली। अगला सवाल है, श्रम ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है DPS नेगी।
और ये 1988 बैच के इंडियन इकोनॉमी बैच के अधिकारी हैं और श्रम ब्यूरो का काम लेबर रोजगार या मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाना है और इसका विश्लेषण करना है। ये श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और श्रम और रोजगार मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? संतोष गंगवार। अगला सवाल है, मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कृष्णन रामचंद्रन। तो ये पहले म्यूनिक अपोलो हेल्थ इंश्योरेंस के सीईओ रह चुके हैं और अब ये मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस के सीएमडी और सीईओ चुने गए हैं। अगला सवाल है, WHO ने नए रिसर्च में कोविड-19 की उत्पत्ति और संक्रमण यानी ओरिजिन एंड इन्फेक्शन का जिम्मेदार किसे बताया है? इसका आंसर है चमगादड़। इससे पहले ये विवाद था कि ये बीमारी किस जानवर से आया है, तो कोई पुख्ता सबूत नहीं थे और कुछ लोग इसे पेंगोलिन बता रहे थे, कुछ लोग चमगादड़ बता रहे थे, लेकिन अभी ये साफ हो चुका है। WHO ने खुद बताया है कि ये इन्फेक्शन जो है चमगादड़ों से फैला हुआ है, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये चमगादड़ से इंसान में डायरेक्ट आया है या चमगादड़ से किसी अन्य जानवर से तब इंसान में आया है। WHO के पशु रोग विशेषज्ञ हैं एक्सपर्ट इन एनिमल डिजीज। उन्होंने 8 मई 2020 को मीडिया से बात करी है और पुष्टि की है कि ये वायरस चमगादड़ से फैला है और ये सामान्य बिल्ली से संक्रमित मतलब कर सकता है ये चमगादड़। और लेकिन मैंने जैसे पहले कहा कि ये जो है पुष्टि नहीं हुई है कि चमगादड़ से जानवरों में आया और जानवरों से तब इंसान में आया है। अभी इस बात का रिसर्च आगे बढ़ेगा, उसके लिए काम जारी है। कोविड-19 का फुल फॉर्म क्या होता है? CO का फुल फॉर्म होता है कोरोना, VI का मतलब होता है वायरस और D का मतलब होता है डिजीज़ और 19 का मतलब होता है कि इस वायरस के बारे में पता चला था 2019 में इसकी पुष्टि हुई थी। इसका मतलब इसका नाम जाना गया था इस वायरस का, तो इसीलिए इसे 19 बोला जाता है। 2019 ना बोल के 19 बोला जाता है। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय के किस संगठन के 9304 पद समाप्त करने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। तो इसको शॉर्ट में NES भी बोला जाता है। भर्ती को समाप्त कर दिया है, लेकिन पहले से जो काम कर रहे हैं उनको कोई समस्या नहीं होगी, उनका काम जारी रहेगा। और नई भर्ती जो होने वाली थी 9304 सीट पर जो अभी आने वाले पद खाली होने की संभावना थी और उस पर सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम होने वाले थे, उन सबको रद्द कर दिया गया है। अब वो अब नहीं होंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो रक्षा खर्च है उसको कम किया जा सके। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस की स्थापना कब हुई थी? 1851 में। और इसका काम क्या है? इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड, DRDO फोर्सेस को इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना और भारत की सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरिंग में एक है। और इसकी सालाना जो बजट है वो 13,000 करोड़ रुपए का होता है। तो ये काम कैसे करते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि कोई हमला हुआ और उससे जो है कुछ प्रॉब्लम हो गई, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ख़राब हो गया और उस वक्त इनका काम आता है, तो वो तुरंत ही उसे रिपेयर करके दोबारा उसे चालू कर देते हैं, बना देते हैं। तो ये इनका काम होता है और ये भारत के सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंसियों में से एक है।
अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कितने वक्त के लिए ज़्यादातर श्रम कानूनों को निलंबित करने का अध्यादेश पास किया है? इसका आंसर है 3 साल के लिए। और राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई को फैसला किया है उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से। तो राज्य मंत्रिमंडल ने 8 मई को फैसला किया है उत्तर प्रदेश अस्थायी श्रम कानूनों से छूट अध्यादेश 2020 यानी यूपी टेम्पररी एग्जम्पशन फ्रॉम सर्टेन लेबर लॉज ऑर्डिनेंस 2020 इसको मंजूरी मिल गई है। और इनमें से पहला कानून है, इनमें औद्योगिक विवादों को निपटाने, व्यावसायिक सुरक्षा, श्रमिकों को स्वास्थ्य और काम करने की स्थिति, ट्रेड यूनियन, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर, बहुत सारे कानून हैं। ये पुराने कारखाने के अलावा जो नए कारखाने हैं उन पर भी लागू होगा। और कामगारों से रोज़ाना 12 घंटे काम कराया जा सकता है। और ये अध्यादेश जो है राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उनकी मंजूरी मिलने के बाद ये अध्यादेश लागू होगा। वैसे तो ये सारा काम जो है राज्यपाल का होता है और यूपी की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल, उनसे लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक जो है कानून है उसको बदला जा रहा है, तो इसके लिए राष्ट्रपति यानी हमारे प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा अध्यादेश पास होगा। उसके बाद ये राज्यपाल के द्वारा पास होगा। उसके बाद जो है ये अध्यादेश लागू होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय मौसम विभाग ने IMD ने POK की किस जगह का मौसम पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है? तो इसका आंसर है मुजफ्फराबाद और गिलगित बाल्टिस्तान, यानी पहला और दूसरा दोनों। और IMD का फुल फॉर्म होता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस के अंडर में आता है ये। और इसका काम भारतीय लोगों को मौसम की जानकारी देना है। आने वाले मौसम कैसा रहेगा, आंधी तूफान या बारिश इत्यादि के बारे में जानकारी देता है। हालांकि IMD ने गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद की भी जानकारी अब देगा और इसको अब शामिल कर लिया गया है IMD में। और दूरदर्शन और आकाशवाणी में मौसम की जानकारी अब मतलब गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद दोनों जो है का देगा, जो कि अभी POK में है यानी पाकिस्तान के कब्जे में है। तो इसका साफ संकेत है कि अब जो है POK अब भारत का है। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की GDP ग्रोथ कितना रहने का अनुमान जताया है? तो इसका आंसर है 0%। और इससे पहले 2022 में लेकिन 6.6% GDP ग्रोथ देखने का अनुमान बताया है। लेकिन फ़िलहाल के लिए 2020-21 में यानी इस बार की सालाना जो GDP ग्रोथ रहेगी वो 0% रहेगी, ऐसा मूडीज़ का कहना है। मतलब ना ही घाटा होगा और ना ही बढ़ोतरी होगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।